हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। कल हमने ल्यूसेंट के अंदर अपना जो हमारा पहला पार्ट है ल्यूसेंट का, उसको हमने पूरा कर लिया था और आज हमारा दूसरा पार्ट है। इसका नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की बात करें तो ये रही है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के। आइए देखते हैं इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के, या 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा पूर्व वैदिक, जिसे ऋग्वैदिक संस्कृति काल भी कहा जाता है, यह माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। कब तक? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक जो संस्कृति थी, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, यह काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। कब तक? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के। तो दोनों के अंदर अंतर हो गया, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। तो इस दूसरे का हमारा आंसर होगा सही, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित, श्रेष्ठ या कुलीन, या फिर विद्वान। ये यूपी पीसीएस में भी 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर जो होगा, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होगा श्रेष्ठ या कुलीन। क्या? श्रेष्ठ या कुलीन ही आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे में जो निम्नलिखित कथन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है। वे घुड़सवारी किया करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। यानी कि जब वे भारत आए आर्य, प्रारंभिक आर्य, तो कई झुंडों के अंदर आए, यानी कि अलग अलग झुंडों में भारत पहुंचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको हमें चुनना है जो सही नहीं है। तो इसमें से जो कथन है जो सही नहीं है वो है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। और जो अगर हम यहाँ पर सही कथनों की बात करें, कभी कभी सही कथन भी पूछ ली जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को उल्टा करें, इसका विपरीत देखें, वे घुड़सवारी भी किया करते थे, संस्कृत भी बोलते थे, और कई झुंडों में भारत भी पहुंचे थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये जो नीचे ना फसलों का आपको नाम दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के जो लोग थे उनको नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, चावल का ज्ञान नहीं था, या गेहूं का, या फिर जौ का। तो इसमें से हमें उस फसल को चुनना है जिस फसल का ज्ञान नहीं था किसे, वैदिक काल के लोगों को। तो इनमें से निम्नलिखित में से फसलों में से वह फसल है तंबाकू। तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे कौन, वैदिक काल के लोग। हालांकि अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों को देखें तो वे जौ के बारे में भी जानते थे, गेहूं के बारे में भी, और चावल के बारे में भी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। किसकी बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की हो रही है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो अध्यापक थे उनको किस नाम से जाना जाता था। यजमान, शर्मण, अर्थवन, या फिर श्रेष्ठनी। तो इनको जो जाना जाता था वो जाना जाता शर्मण के नाम से। किस नाम से? शर्मण के नाम से जाना जाता था ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है, इनमें से यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से जो महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का वो होगा शूल्व सूत्र। क्या? शूल्व सूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऐसा कौन सा वेद है जिसके अंदर, ये जो यहाँ पर 4 वेदों के नाम लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, या फिर सामवेद, तो इन वेदों के अंदर ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में सूचना दी गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था। हमें क्रम देखना है जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए थे इनमें से, यानी कि जो नीचे जो क्रम है उसमें सही क्रम कौन सा है। तो क्रम हमें देखना है, वेद, ब्राह्मण, आरनायक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरनायक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरनायक, या फिर वेद, आरनायक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इनमें से जो सही क्रम हो जाएगा वो होगा
सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करिए, अभी हम ऊपर क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 था, इसके अंदर देखिए अभी यहाँ पर हमने देखिए क्वेश्चन से आपके वाला जो क्वेश्चन है, जो आगे क्वेश्चन आया है 11वां, जो 10वां क्वेश्चन है यहीं पर सोल्व हो रहा है। देखिए 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, और यहीं से आप अनुमान भी एक बार को लगा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन से अगर आप कहें, इस क्वेश्चन से अगर ऐसा होता, हालांकि जो वेद है जो इसका सही आंसर होगा वो वेद 4 ही हैं। अगर वेद 5 होते तो हो सकता था कि यहाँ पर वो 4 विकल्प देता, 5 ना देता, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका आपको आंसर यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि 4 वेद हैं। अच्छा, क्वेश्चन 10 पर आई, वेदों की संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी, 4 है। अगर नाम पूछ ले जाए तो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। त्रयी या वेद त्रयी ये कौन कहलाते हैं, कौन से वेद जो संयुक्त रूप से ये कहलाते हैं। तो ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, या फिर यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो 3 वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके अंदर यह नहीं होगा अर्थवेद। 3 हो गए जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, या फिर व्यवसाय। तो इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या, पशुपालन। यहाँ पर व्यवसाय का जो अर्थ है वो बिजनेस से है। तो पशुपालन क्या था, इनका मुख्य व्यवसाय था, किसका, ऋग्वैदिक आर्यों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है, सामवेद को। ये क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्युकस। कौन है इनमें से हमें बताना है। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। कौन है, मनु है प्रथम विधि निर्माता। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, महाभारत, गीत गोविंद, या फिर श्रीमद् भगवद गीता। तो इनमें से कौन सा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान अंग। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान अंग है श्रीमद् भगवद गीता। क्या, श्रीमद् भागवत गीता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी रेलवे में आ चुका है। ये कहाँ पर आया, ये आरआरबी कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद के अंदर संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। क्या है, ऋग्वेद के अंदर संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन है। क्या है, गोधन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला, 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में। तो सही आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर। किसमें, 10वें में मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कहाँ, 10वें के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या के बारे में हमें बताना है, पुराणों की संख्या कितनी। पुराणों की संख्या 18 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है। पुराणों की संख्या है 18। कितनी है, 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, त्रिमूर्ति, देवी माता, पशुपति या फिर प्रकृति। तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो उपासना था। इनमें से अगर हम देखें, पशुपति, देवी माता और त्रिमूर्ति में से प्रकृति। क्या था, प्रकृति। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनके लिए ऋग्वेद के अंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो ये किया गया है इंद्र के लिए। किसके लिए, इंद्र के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल। तो ये हमें बताना है किससे संबंधित है। तो शूल सूत्र जो पुस्तक है वो ज्यामिति से संबंधित है। किससे, ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मर्त्यो माँ अमृतगमे कहाँ से लिया गया है? तो ये आपने काफी सुना होगा, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मर्त्यो माँ अमृतगमे। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, ना तो वेदांग से लिया गया, ना महाकाव्य से, ना पुराण से। तो सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जब सबसे पहले भारत के अंदर आए वो कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत में आकर कहाँ बसे थे? पंजाब के अंदर। कहाँ? पंजाब में बसे थे, ना ही तो समातट में। और ये उस समय के क्या है? ये उस समय के विकल्प हैं। सबसे पहले काफ़ी प्राचीन समय की बात है, तो सबसे पहले आर्य भारत के अंदर आए थे। तो भारत में जब आर्य आए थे सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे, ना ही तो पांचाल में, ना ही पराग ज्योतिष में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सूची को सुमेलित करना है। सूची को सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित हमें करना है। इसके अंदर अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का पहले हम इसके अंदर जो नीचे इसके आंसर देख रहे हैं उनको, इनके आंसर को देख लेते हैं एक बार। आंसर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कूट ए इसका सही आंसर होगा। तो अब इसके अनुसार देखते हैं। ए की बात करें, ए हो गया यानी कि ऋग्वेद। इसका सही आंसर क्या है? ए है। इसका होगा होता होर्त, किसका? ऋग्वेद का। आगे बी है, बी का क्या है? 2, ये रहा बी, और इसका 2 हो जाएगा यानी कि यजुर्वेद, ये इससे ही मिलेगा यानी कि अध्वर्यु। और अगर सी की बात करें तो सी ये रहा सामवेद, और सामवेद का तीसरा होगा यानी कि उद्गाता या फिर उद्गार्त। अगर बात डी की करें, डी में क्या है? अर्थवेद है, और डी का सही आंसर क्या होगा? चौथा ब्रह्मा। क्या होगा? अर्थवेद का ब्रह्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेद जो है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अब इसका कारण जानते हैं, इसको ऐसा क्यों कहा गया है। तो क्योंकि इसके अंदर 4 विकल्प दे रखे हैं। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, या फिर वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई। इनमें से हमें सही आंसर को चुनना है, या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा की गई है वेदों की रचना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अक्षपाद गौतम, पतंजलि, या फिर उलूक कणद। कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलूक कणद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। कौन? उलूक कणद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। कौन है? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादरायण। कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूरी तरीके से किसे समर्पित करता है? सोम को समर्पित करता है। तो इसके बारे में हमें उत्तर को चुनना है, और फिर इसके बाद में हमें इसका जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9वां मंडल, ना ही तो 7वां, ना ही 8वां, ना ही 10वां। तो पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा है? वो है 9वां मंडल। क्या है? 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का जो प्रसिद्ध युद्ध है जिसे कहा गया दासराज युद्ध, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुष्णी। कौन सी नदी के? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ना ही कावेरी, ना ही ब्रह्मपुत्र, और ना ही गंगा। तो सही आंसर हो जाएगा परुष्णी। क्या हो जाएगा? परुष्णी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन जो है हमारा आगे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों के अंदर हमें भू राजस्व की दर बतानी है। तो धर्मशास्त्रों के अंदर भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। ये भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां 33 जो है, 800 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व का काल जो जुड़ा हुआ है वह किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग, या फिर महाभारत युग। ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है?
तो ये कौन सा काल था जिसके अंदर अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ये काल था ऋग्वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, या फिर उत्तर वैदिक काल, या फिर धर्मशास्त्र का काल। ये काल था धर्मशास्त्र का काल। कौन सा? धर्मशास्त्र का एक काल था। और ये क्वेश्चन बिहार में भी आ चुका है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं, जो 4 वैदिक देवता हैं उनके नाम दिए गए हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एशिया माइनर स्थित, कहाँ पर एशिया माइनर स्थित? बोजाग कोई में, इसलिए जो बोजाग कोई जो है इसलिए महत्व है इसका क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता जो हैं, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके अंदर 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। या फिर मध्य एशिया में तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसलिए इस स्थान का महत्व है। या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं पर हुई, इसलिए महत्व है। इसका सही आंसर हमें चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके अंदर जो 4 वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? इसलिए ही इस स्थान का महत्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस पुस्तक के अंदर मिलता है? ये मिलता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चावाक ने, गौतम ने, कपिल ने, फिर जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने कौन जाते थे? स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, गाय या फिर चांदी के सिक्के। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, यानी कि जो सोने के आभूषण होते थे वही प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है 2005 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। ये कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वह है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं योग पर हैं, विधि पर हैं या फिर दर्शन पर। ये भी यूपीपीसीएस में आ चुका है। तो जो उपनिषद की जो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये हैं दर्शन पर। किस पर है? दर्शन पर। आगे सुमेलित करना है हमें, इसे एक बार देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कोट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी कि सही उत्तर को चुनना है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद के सामने देखिएगा दिया गया है संगीत में स्रोत, और फिर आगे दिया गया है यजुर्वेद के सामने स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद के सामने दिया गया है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और अर्थवेद के सामने दिया गया है स्रोत एवं प्रार्थना। सही उत्तर देख लेते हैं, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ए। और ए क्या है? ए की बात करें, ए का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए का। और अगर हम बात करें किसकी? बी की, अगर हम बी की बात करें, बी का क्या हो जाएगा? ये रहा बी, बी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि स्रोत एवं कर्मकांड, ये बी का हो जाएगा। और अगर हम सी की बात करें यानी कि सामवेद की, तो सामवेद का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ये ज़्यादा देखिए सामवेद से गया भी यहीं पर है। और इसका हो जाएगा संगीत में, यानी कि ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा सी का। कौन सा? संगीत में स्रोत। अब कौन सा शेष बचा? हमारा डी बचा, और इसमें शेष कौन सा बचा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और डी का उत्तर भी क्या है? तीसरा ही है। तो डी जो है हमारा, ये जो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी। कौन सी? आरंभिक वैदिक साहित्य के अंदर सर्वाधिक जो इसका वर्णन किया गया है वो नदी है शुतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा या फिर सिंधु। तो इसके अंदर आरंभिक वैदिक साहित्य के अंदर इसका सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सी? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति शासक की, इसके अंदर बताना है काशी के, पांचाल के, विदेह के या फिर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशुपति, राजा के अशुपति जो शासक थे वो थे के। किसके? के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आध्यात्म ज्ञान जो है उसके विषय में नचिकेता और यम के संवाद, यानी कि जो उनका आपस में वार्तालाप, जो उनका संवाद हुआ है, उसके लिए जो उनका संवाद हुआ है उसके बारे में किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह होता है वरहदारनायक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कैन उपनिषद में। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, कठोपनिषद में। किसमें होता है? कठोपनिषद में होता है। तो कठोपनिषद में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वैदिक नदी कुबा बाबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुबा जो काबुल काबुल के अंदर ये नदी है, क्या वैदिक नदी कुबा, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान हमें नीचे विकल्प चुनने हैं। चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में। कश्मीर भारत में भी है, और अगर हम बात करें जो हमारे मतलब कश्मीर तो सारा मतलब इंडिया का ही है, उसका जो कुछ हिस्सा है वो अक्साई चीन की बात करें तो चाइना के अंदर है। और अगर बात करें पीओके की, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, तो कश्मीर के अंदर तो 3 देश आ जाएंगे, भारत, पाकिस्तान और चीन। बात अगर यहाँ पर चीन और तुर्किस्तान की, तुर्किस्तान ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान से ऊपर को, भारत में जब नक्शे में आप ऊपर देखेंगे तो उसमें चीन की सीमा मिलती है। तो चीन का जो तुर्किस्तान का इलाका है वहाँ पर, या फिर पंजाब में, पंजाब भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, क्योंकि जिस समय 1947 में देश का विभाजन हुआ था उस समय पंजाब भी 2 जगह 2 भागों में बट गया था। तो पंजाब या फिर अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में यहाँ से होगा, आपको कहाँ से पता चल रहा है? ठीक है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आगे ब्रैकेट में काबुल भी ना लिखा होता, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, विकल्प के अंदर मिलता, आप याद भी करते, लेकिन इसके आपको आसानी से याद कैसे हो, क्योंकि काबुल जो है ये काबुल राजधानी है कहाँ की? अफगानिस्तान की। तो इसलिए स्पष्ट है बिल्कुल, ये जो स्थान होगा अफगानिस्तान में ही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल यहाँ की कैपिटल है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। तो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। क्या? सांख्य दर्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के कौन से स्थल से खुदाई करने के दौरान लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, पुराने सबूत वहां से मिले? हस्तिनापुर से, कौशाम्बी से, अतरंजी खेड़ा से और तक्षशिला से। कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। आज की जो हमारी क्लास है इसका जो ये पार्ट 1 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो इसका शेष हिस्सा है उसे हम कल कवर करेंगे, उसे कल कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है ल्यूसेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर 2, इसका यहीं पे आज का इसका पार्ट 1 है वहीं पे समाप्त होते हैं। आपको क्लास कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करें यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा? जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी आपका कोई भी रिलेशन में हो या फिर कोई फ्रेंड हो, जो भी आपके पास ग्रुप्स, एजुकेशन ग्रुप वगैरह, उनके अंदर भी क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है, ज्ञान के अंदर कोई कमी तो नहीं होती। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और किस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और जो हमारी अभी तक के जो 2 क्लासेज आई हैं, आप में से जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं उन क्लासेस को भी ज़रूर ले लें। उसके अंदर कल और परसों में मैंने जो पहला चैप्टर है इसका वो कवर कराया था। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर अगर हम आप इसके अंदर देख रहे होंगे यूपी पीसीएसबी और बीपीएससी और यहाँ की यूपीएससी के भी इसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, पटवारी, यहाँ तक कि यूपीएससी पीडी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपको समझा कर ये बुक भी पढ़ाई जा रही है, ये बात भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और साथ ही साथ हमारे जो क्लासेज आ रही हैं, इसके अलावा अन्य क्लासेज, उनके साथ भी आप जुड़ना ना भूलें। और उसके अंदर अभी तक हमारी प्रतिदिन करंट अफेयर आ रही है, स्पेशल करंट अफेयर। ऐसी करंट अफेयर आपको किसी और चैनल पर बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, इस बात की गारंटी है। उस करंट अफेयर्स क्लास को बिल्कुल भी ना लें, प्रतिदिन करंट अफेयर आ रही है। और साथ ही साथ कोविड-19 क्वेश्चन क्लास तो यूट्यूब में किसी ने और कराए नहीं है ऐसे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। 3 पार्ट हमने कराए हैं कोविड-19 क्वेश्चन के जो स्पेशल हैं। और 1 लाइनर क्वेश्चन के अब तक 18-19 क्लासेस भी आ चुकी हैं, वो भी आप जरूर ले लें। उसके अलावा कंप्यूटर के साथ में चल ही रहा है, कंप्यूटर क्लास को लेना भी ना भूलें। क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ।